नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो यूके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए देखिए हम लाए हैं आपका वन लाइनर की पॉइंट्स फिजिक्स के लिए, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए एक बार। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स। फर्स्ट आपका दिया है, देखिए स्क्रीन पे, एक एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर में। अभी आपसे सेंटीमीटर में पूछ सकता है कि एक एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है। तो आपको देखिए 10⁻⁻10 ये मीटर में दिया है। अब इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो सॉल्व करके क्या आएगा, ये आपका देखिए 10⁻⁻ कितना है आपका 10 सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये देखिए आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी प्रकार एक माइक्रोन कितने क्या होता है आपका मीटर में, देखिए 1 माइक्रोन इक्वल होता है आपके 10⁻⁻6 मीटर में। सेंटीमीटर में पूछता तो -4 आता, 100 सेंटीमीटर से हम मल्टीप्लाई करते। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1 मीट्रिक टन होता आपका 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका क्या होता है, कैंडिला होता है। ठीक है, जैसे हम CD से डिनोट करते हैं, यह पूछ लेता आपका कैंडिला किसका मात्रक है, तो हम कहते हैं ज्योति तीव्रता का। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, पदार्थ के प्रसारण गुणांकों के मध्य संबंध बताइए। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये अल्फ़ा क्या होता है आपका, अल्फ़ा होता है आपका रेखीय प्रसारण गुणांक, और बीटा होता है आपका क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, गामा होता है आपका आयतन प्रसार गुणांक। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब बीटा जो होता है आपका, बीटा इक्वल टू होता है आपका 2 अल्फ़ा, और गामा इक्वल टू होता है आपका देखिए 3 टाइम्स अल्फ़ा, यानी कि 3 गुना होता है अल्फ़ा का। तो यहाँ रखते हैं तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाता है, तो इनका रेशियो क्या आता है आपका, अल्फ़ा रेशियो बीटा रेशियो गामा रेशियो आता है 1:2:3 में। ठीक है, तो ये संबंध आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, ये कह रहा है आपका 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 1 जूल इक्वल टू होता है आपका 10⁻7 अर्ग। ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कि 1 अर्ग बराबर कितना होता है आपका, तो आप कहते हैं 1 अर्ग इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, आपको घुमाने के लिए। अब पॉइंट नंबर 7 देखिए आपका, इसमें कह रहा है आपका सामर्थ्य इक्वल टू किसके होता है आपका, देखिए वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि किया गया कार्य को हम डिवाइड करते हैं जब टाइम से, तो आपका आता है सामर्थ्य। सामर्थ्य यानी कि पावर, जो आपका जिसका मात्रक होता है जूल। जूल होता है देखिए वर्क का मात्रक, अपॉन सेकंड होता है टाइम का, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं हम देखिए संवेग की तरफ। संवेग क्या होता है आपका, देखिए द्रव्यमान मास इंटू वेग, यानी कि वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है आपका, संवेग होता है। ठीक है, और इसका मात्रक भी आपको याद रखना है। देखिए मास का क्या होता है आपका, किलोग्राम होता है। ठीक है, और आपका वेग का पता होगा मीटर पर सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट हो गई आपकी, संवेग की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसमें यूनिट भी पूछ सकता है आपसे या फार्मूला भी। ठीक। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे चलिए, देखिए इसमें कह रहा है आपका संवेग परिवर्तन एवं फोर्स में संबंध, यानी कि बल में संबंध बताइए। बल इक्वल टू होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F इक्वल टू ma। एक हमने देखिए गति में क्या पढ़े थे, हमने इक्वेशंस पढ़े थे 3-4। ठीक है, जिसमें से एक इक्वेशन पढ़ा था आपका V इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, UV और आपका A में संबंध, तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। देखिए A तो हमने इधर लिख लिया। ठीक है, अब V के पास हम U ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा V माइनस U, फिर ये जो T है आपका ये डिवाइड में चले आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, A की वैल्यू यहाँ से निकल के आई आपका V माइनस U अपॉन T। तो F इक्वल टू ma होता है, तो A की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब M की भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा MB माइनस के MU अपॉन T। ये देखिए MB माइनस MU अपॉन T, तो फोर्स इक्वल किसके हो गया आपका, संवेग परिवर्तन के दर के। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई, हमारा जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है।
फोर्स संवेग परिवर्तन की दर के इक्वल होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए अब लिखा है इसमें 10th नंबर पे, सीजीएस सिस्टम में आपका यानी कि सीजीएस प्रणाली में बल का जो मात्रक होता है आपका वो क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 11 देखिए, कार्य इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इनटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि W इक्वल टू क्या लेंगे हम, F इंटू एस। एस हो गया आपका विस्थापन। ठीक है, ये हो गया आपका वर्क। अब यदि वस्तु का हम बल F लगाते हैं, ठीक है, और बल की दिशा में न होकर कोई थीटा एंगल दे देते हैं, ये देखिए नीचे बना हुआ है यहाँ पे, थीटा एंगल पे क्या होता है, ये विस्थापित होती है, दूरी चलती है। ठीक है वस्तु, तब इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है आपका W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू आ जाता है आपका एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए, अब थीटा इक्वल टू अगर 90 हो जाए, ठीक है, इस तरीके से ये थीटा की वैल्यू अगर हमने 90 दे दी, ठीक है, तो W की वैल्यू 0 हो गई। कैसे हुई, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0। ये आपको याद होना चाहिए, कॉस साइन की वैल्यू, ठीक है, 90 45 ये तो सब आपको याद होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया है, अतः बल की लंबवत दिशा में कोई कार्य नहीं होगा। देखिए जहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अगर परपेंडिकुलर दिशा में कोई हम वर्क कर रहे हैं तो वो 0 होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है हमें। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा आपका 0। ये पॉइंट भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया आपके पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट 12 देखिए, इसमें कह रहा है आपका मैनोमीटर दाब मापने का यंत्र है, यानी कि इससे हम क्या करते हैं, मैनोमीटर से आपका प्रेशर मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 13 पे दिया है आपका, देखिए द्रव के तल से h गहराई पर दाब बताना है आपको। तो दाब क्या होता है, हम P से डिनोट कर लेते हैं दाब को, प्रेशर को। ठीक, अब h क्या हो गया आपका, गहराई हो गई द्रव की, d आपका डेंसिटी हो गया द्रव का, g क्या हो गया आपका, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू HDH। ठीक है, तो दाब निकल जाएगा हमारा इससे HDH। ये फॉर्मूला आपको याद करना इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, अब इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए, यूनिट की। अब यूनिट दाब की यूनिट कैसे निकालते हैं हम, देखिए F अपॉन A होता है। F क्या होता है, F का मात्रक होता है आपका न्यूटन, यानी कि फोर्स का मात्रक न्यूटन, और एक एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से दाब का मात्रक क्या निकला हमारा, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, देखिए ये पढ़ लेते हैं हम आपका, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह तथा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ठीक, और यह आभासी भार क्या होता है आपका, आभासी कमी क्या होती है आपका, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान होती है। ठीक है, जब भी देखेंगे आप, प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें कोई वस्तु डुबोई हुई है, जितना आपका आभास होगा कि इसमें वज़न कम है, वज़न कम लगेगा, उतना उसमें क्या होगा, बाल्टी से पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जितना उसका भार में कमी आएगी। तो ये है इसका मतलब, यह आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन में संबंध बताना है स्केल में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा। C/5 इक्वल टू होता है F-32/9 इक्वल टू होता है आपका K-273/5। ये भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये 4th नंबर का आज तक मेरे ख्याल से पूछा नहीं गया। ये भी याद रख सकते हैं, ये आपका रोमर स्केल होता है। ठीक है, R/4। ठीक है, ये भी इसके इक्वल होता है, R इक्वल टू 4 के इक्वल लिख सकते हैं हम, R/4 रोमर स्केल। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, एक फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है आपका 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब पॉइंट नंबर देखिए आपका 17 आता है, 16 तो पता है। एक फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है आपका 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 पे देखिए क्या लिखा आपका, परम शून्य ताप 0 केल्विन या फिर -273 सेल्सियस होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। जो परम शून्य ताप होगा आपका वो 0 केल्विन होगा या फिर आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 पे क्या कह रहा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड
ताप पर पानी का घनत्व क्या होता है आपकी मैक्सिमम होती है, यानी कि जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, आयतन भी उस टाइम न्यूनतम होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, आयतन और डेंसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखिए हम 19 पे, ऋणात्मक तापमान जो होता है आपका वो केल्विन पैमाने पे कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ऋणात्मक तापमान जो होता है वो आपका केल्विन पैमाने पे संभव नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, इसमें से एक चीज़ निकल के आता है कि किस ताप पे, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे किस ताप में आपका डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के मान समान होंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे या तो माइनस वहाँ आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा, या फिर आपका माइनस के 40 फ़ारेनहाइट दिया होगा, या फिर दोनों दिए होंगे और करके। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका डिग्री सेंटीग्रेड वो फ़ारेनहाइट के समान मान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 21 पे देखिए आपका क्या कह रहा है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका जल का तापमान बढ़ाते हैं तो जल का घनत्व क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, घनत्व को डी से प्रेजेंट करते हैं, तो घनत्व बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, अपोजिट होता है आपका आयतन। आयतन क्या होगा, घटेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करेंगे, आगे ले आते हैं टेम्परेचर को, तो घनत्व गिरने लगता है और उसका आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है और जो उसका आयतन होता है जल का वो मिनिमम होता है। तो इसलिए हम क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। ये देखिए, स्वच्छ जल का न्यूनतम आयतन बताइए। ठीक है, तो या कितने ताप पर होता है, स्वच्छ जल का न्यूनतम आयतन कितने ताप पे होता है, तो हम कहेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, न्यूनतम आयतन होगा आपका स्वच्छ जल का। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे हम आपका देखिए तापमान जैसे ही बढ़ाएंगे जल का, तो आयतन तो बढ़ेगा साथ साथ, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 में देखिए आपका लिखा विशिष्ट ऊष्मा को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका Q/m इंटू डेल्टा टी, जहाँ Q क्या है आपका, दी गई ऊष्मा या ये दी जाने वाली ऊष्मा, m पता है आपको मास होता है ग्राम में। ठीक है, यानी कि पदार्थ ग्राम में लिया है हमने। डेल्टा टी आपका तापांतर होता है, तो इसकी यहाँ से यूनिट क्या निकाल के आएगी, केल्विन पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको यूनिट याद रखनी है विशिष्ट ऊष्मा की, जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं। ये होगा आपका Q/m इंटू डेल्टा टी, जहाँ से यूनिट निकल के आ रही है आपका कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट 23 पे कह रहा है आपका कैलोरीमेट्री का सिद्धांत बताइए। ठीक है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा इक्वल होती है दूसरी वस्तु द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा के बराबर होती है। ठीक है, जिसे हम लिख रहे हैं आपका, देखिए m1s1 डेल्टा टी इक्वल टू आपका m2s2 डेल्टा टू। m1 क्या आपका जो आपको ऊष्मा दी गई है, दी जा रही है, ठीक है, वस्तु द्वारा, वो उसका मास हो जाएगा। S1 उसकी क्या हो जाएगी, विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा टी तापांतर। इसी प्रकार M2 क्या हो जाएगी, दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, S2 क्या हो जाएगी, विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी उसके, डेल्टा T2 तापांतर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें देखिए क्या लिखा आपका, अब लिखा आपका लेटेंट हीट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गुप्त ऊष्मा। ये क्या होता है आपका, L इक्वल होता है Q/, ठीक है, दी जाने वाली ऊष्मा अपॉन उसके मास के। तो इसका यहाँ से यूनिट भी याद रखना है हमें, लेटेंट हीट का काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्या यूनिट है इसका, देखिए कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, यूनिट यहाँ से निकाल के आया C/g, यानी कि कैलोरी पर ग्राम आपका लेटेंट हीट का मात्रक निकल के आया। फिर देखिए ये भी पॉइंट याद रखना है, बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है आपकी, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 आपका क्या बोलता है, ये कह रहा है आपका, देखिए प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल कितनी होती है आपकी, 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका प्रकाश की निर्वात और वायु में चाल होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोलता है आपका। लाल रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, वो सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लाल रंग के लिए क्या होता है आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इसी वजह से हम डेंजर जोन में जो हम लाइट होता है उसका रंग कैसा रखते हैं, लाल रखते हैं, क्योंकि उसका प्रकीर्णन यानी कि वो लाइट को बिखेर नहीं सकती। ठीक है, इसलिए हम लाल रंग का यूज़ करते हैं डेंजर जोन में, आपको याद होना चाहिए। और पॉइंट नंबर देखिए 27 क्या कह रहा है आपका, इसमें लिखा है आपका, देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होते हैं। देखिए जो घटना होती है प्रकीर्णन के कारण, एक तो होता है आपका आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं, देखिए 37 पे पॉइंट नंबर, इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है कि अपवर्तन का नियम। देखिए एक बार अपवर्तन का नियम देख लेते हैं हम। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन होना क्या होता है आपका, वही आपका अपवर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश जब भी अपने मार्ग से विचलित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है आपको, जब आपतित किरण विरल माध्यम, ठीक है, ये आपका क्या दिया है आपका, विरल माध्यम। जब आपतित किरण विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम आपका ये हो गया, और ये आपका यहाँ देखिए सघन माध्यम है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपका, जब आपतित किरण विरल माध्यम से यानी कि इस वाले माध्यम से, ठीक है, और ये आपकी आपतित किरण चल रही है, ठीक है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो देखो आपका ये जो अभिलंब है, तो ये अभिलंब की तरफ क्या हो रही है आपका, झुक रही है। ठीक है, निकलना तो इसको ऐसे था सीधे, लेकिन ये क्या हो रहा है, थोड़ा अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं आपका, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जहाँ की ये एंगल आई और एंगल आर ये आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होंगे, यही आपका क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपने मार्ग से विचलन होना। नेक्स्ट चलते हैं आपका स्नेल लॉ। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका नियतांक होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखिए आपका लेंस की समता क्या होती है आपकी, जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं पावर को। ठीक है, 100/f, एफ क्या होता है आपका, फोकस दूरी, और फोकस दूरी किस में लेनी है हमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, इसका मात्रक भी आपको याद रखना है, इसका मात्रक होता है आपका डायोप्टर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेंस UVF में संबंध। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, UVF में संबंध देखेंगे हम। U पता है आपको, वस्तु से दूरी, वस्तु की दूरी होती है, V आपका प्रतिबिंब की दूरी, F फोकस दूरी। ठीक है, तो लेंस में क्या होता है आपका, देखिए ये संबंध होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। देखिए लेंस में क्या होता है, बीच में माइनस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दर्पण की, तो दर्पण में क्या होता है आपका, ये बीच में प्लस होता है। ठीक है, तो दर्पण के लिए क्या लिखते हैं हम, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है आपका दर्पण के लिए। ठीक है, और दर्पण में क्या होता है आपका, पहले देख लेते हैं हम लेंस के लिए। लेंस में तो माइनस आ रहा है, दर्पण में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब देखिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है M इक्वल टू, ये होता है आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, आवर्धन क्षमता ये होता है आई क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, और O होती है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई का रेशियो क्या होता है आपका, V/u। देखिए यहाँ पे प्लस में आ रहा है आपका, लेकिन जब भी हम दर्पण की बात करेंगे तो ये माइनस में होता है आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दर्पण में माइनस आता है। ठीक है, दर्पण में क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, लेकिन लेंस के लिए क्या होगा, उल्टा होता है। लेंस के लिए यहाँ देखिए प्लस आ रहा है, इसका आवर्धन क्षमता प्लस में, और दर्पण के लिए यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, यह इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 41 पे क्या कह रहा है आपका, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है आपकी, 25 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी दूरी बतानी है जिससे जितनी दूरी पे हमें वस्तु साफ दिखाई दे, तो वो कम से कम 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका 42
मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? तो ये आपका रेटिना पर बनाती है। ये भी आपको याद रखना है, जो मनुष्य की आँख होती है वो वस्तु का प्रतिबिंब आपका रेटिना पे क्या करती है? शो करती है, ठीक है, बनाती है। 43 में देखते हैं, देखिए, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है, ठीक है। तो अवतल जो लेंस होता है उससे हम क्या करते हैं? आपका निकट दृष्टि दोष का उपचार करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आपका निकट की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु क्या होगा? साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है, अस्पष्ट दिखाई देती है। 44 नंबर पॉइंट पे देखिए, उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष का निवारण करते हैं, ठीक है। ये सारे अच्छे की पॉइंट हैं आपके। तो उत्तल लेंस के द्वारा क्या करते हैं? हम दूरदृष्टि दोष का निवारण करते हैं, ठीक। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? आपका दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु क्या होगी? साफ नहीं, यानी कि अस्पष्ट दिखाई देगी। 45 पे चलते हैं, देखिए, इसमें कह रहा है आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से क्या होता है? हमेशा कम होगा, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसका जो सुस्पष्ट बिंदु का न्यूनतम दूरी होती है ना, वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी। अगर दूर दृष्टि की बात करता तो वो क्या होती है? 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है उसकी सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट था, याद रखना है आपको। अब देखिए 46 नंबर पे क्या कह रहा है आपका फर्स्ट में, 46 का फर्स्ट देखिए, ये कह रहा है आपका प्राश्रव्य तरंग, ठीक है। तो इसकी 20,000 से ज़्यादा जिसकी आवृत्ति 20,000 से ज़्यादा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है जिन तरंगों की, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका प्राश्रव्य तरंग, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, ठीक है। उनको कौन सुन सकता है? आपका चमगादड़, कुत्ते, ठीक है, आदि सुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता आपका देखिए प्राश्रव्य अवसरव्य तरंग, ठीक है। अब ये क्या होता है? आपका 20 हर्ट्ज से कम होती है, इन्हें सुना नहीं जा सकता, इन्हें भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका श्रव्य तरंग, यानी कि ऑडियोबल साउंड कहते हैं जिसे हम। ये होता आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, ठीक है, जिसे हम ऑडियोबल वेव या तरंग कहते हैं, यानी कि श्रव्य तरंग कहते हैं। इन्हें हम सुन सकते हैं ईजिली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या कह रहा है? 47 में कह रहा है, देखिए, जब भी आपका सेम चार्ज होंगे, ठीक है, सेम चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हम क्या कह सकते हैं? लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए आपका अनलाइक चार्ज, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक पे किसी वस्तु पे, एक पे नेगेटिव है, एक पे नेगेटिव है, दूसरे पे पॉजिटिव है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे पे आकर्षण फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 में बोल रहा है आपका धातुओं में विद्युत चालन किस तरीके से होता है? तो किस कारण होता है? ये होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मात्रा में क्या होते हैं? उसमें स्थित होते हैं, तो इसलिए क्या होता है? धातु में विद्युत चलन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है, ठीक है। यानी कि मेटल में क्या कंडक्शन किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 49 पे देखिए आपका ये फॉर्मूला आपका आवेश का होता है, क्यू से आवेश होता है, एन आपका देखिए एन नंबर ऑफ आवेश या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इक्वल टू होता है आपका आई करंट इंटू टी, टी हो गया आपका टाइम। तो इसका मात्रक होता है कूलाम आवेश का, आपको याद रखना है, या फिर एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। एम्पियर सेकंड भी क्या हो जाएगा? आपका आवेश का मात्रक, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सवाल तो आता ही है आपका। क्यू इक्वल टू होता है आपका एन ई आई टी, ठीक है। एन जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है? चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आई से करंट, टी से टाइम। अब दूसरा आता है आपका क्लॉम लॉ, ठीक है। क्लॉम लॉ क्या होता है आपका? कोई भी दो चार्ज देखिए, या तो धन आवेशित या ऋण आवेशित, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आर दूरी पे रखें एक दूसरे से, ठीक है। ये इनकी बीच की दूरी क्या हो गई? आर। तो उन पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा? Q1 Q2 के मल्टीप्लाई अपॉन उनकी बीच की दूरी के आर स्क्वायर, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। फिर एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मान हमने ये रख दिया, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है आपकी?
9 × 10⁹, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। ये भी आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 51 पे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा आपका आवेशन की क्रिया में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से याद आया मुझे, देखिए जिस तरफ को आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यानी कि बह रहा है, ठीक है, तो हम पूछें इसमें करंट किस तरफ को बहेगा, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में फ़्लो करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी कंडक्टर में यानी कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस तरफ को बह रहा है तो उसकी विपरीत दिशा में क्या बहता है, आपका करंट बहता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 52 पॉइंट पे। देखिए बैरोमीटर से क्या नापते हैं, आपका वायु दाब, ठीक है, एयर प्रेशर को नापने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 53 में कह रहा है आपका, देखिए वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है आपकी 332 मीटर पर सेकंड, तथा आयरन में क्या होती है आपका अधिकतम होती, अधिकतम नहीं अधिक कहेंगे हम, तो मेटल में पूछ लेता है सबसे ज़्यादा, तो हमें आयरन ही देता है ज़्यादातर ऑप्शन में, इसलिए मैंने आपका आयरन का लिया। नहीं तो एल्यूमिनियम की इससे काफ़ी ज़्यादा होती है, 1000 ज़्यादा होती है, 6000 के आसपास होती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आयरन की भी ज़्यादा होती है काफ़ी, ठीक है। और इससे ज़्यादा पूछेगा तो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। और मेटल से ज़्यादा कांच की भी होती है आपकी, कांच, ठीक है। तो कांच में क्या होती है, ध्वनि की चाल मेटल से भी ज़्यादा होती है, आपको ये भी याद रखना है। वैसे खाली आपका मेटल याद रख के चल जाएगा, ठीक है। मेटल याद रखना कि मेटल में अधिकतम चाल होती है, ठीक है। 54 पे चलते हैं। देखिए एक बार हम दाब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेशर के लिए। एक बार इक्वल किसके होता है आपका 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर से पता चल रहा है हमें ये दाब की बात कर रहा है, ठीक है। इसका आपको यूनिट याद रखनी है, ठीक है। बार भी होती है यूनिट, और आपका क्या होता है, एक बार किसके बराबर होता है आपका 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर की, ठीक है। ये भी इसकी यूनिट है, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 55 पे देखिए ये कह रहा है आपका एक अश्वक्ति होता आपका 746 वाट के, ये भी आपको याद रखना है। एक हॉर्स पावर क्या होता है आपका 746 वाट। 56 पे देखिए 1 किलोवाट आवर क्या होता है आपका 1000 वाट आवर होता है, ठीक है। किलो का मतलब 1000, तो वाट आवर हो गया, ठीक है। लेकिन जूल में कितना होता है आपका 36 × 10⁶ जूल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। 57 पे देखिए कह रहा है दूरी मापने का सबसे बड़ी यूनिट क्या है आपकी, सबसे बड़ी यूनिट तो आपकी पारसेक होती है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दूरी मापने की इकाई सबसे बड़ी कौन सी होती है आपकी, पारसेक होती है। एक आपकी दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष भी होती है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष आपको याद रखना है, ये भी कभी कभी आ जाता है आपका। एक प्रकाश वर्ष इक्वल होता है आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर के। लेकिन एक हम अगर पारसेक की बात करेंगे तो एक पारसेक लगभग होता है 3 × या 3.5 के आसपास होता है आपका लाइट ईयर के 10⁻16, ये लगभग 10⁻16 लाइट ईयर के बराबर होगा आपका एक पारसेक, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी इकाई यही होती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते, देखिए हम आपका 59 क्या क्या बोलता है। 59 कह रहा है आपका प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी है वो आपका 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या है 17 मीटर। यानी कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता और परावर्तक पृष्ठ है या सतह है उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट 60 है आपका, लास्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। हीरे का चमकना या फिर रेगिस्तान में आपका मरीचिका का बनना, ये क्या किसका एग्जाम्पल है, ये आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। ये भी आपको काफ़ी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी प्रकार से मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।